हेलो। परसेंटेज करते हुए जब वेन डायग्राम के क्वेश्चन आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे फर्दर कि वेन डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस परसेंटेज के होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वेन डायग्राम बनता कैसे है। फॉर एग्जांपल ये क्लासरूम है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं फॉर एग्जांपल, और ये वो लोग हैं जो हॉकी खेलते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो लोग हैं ये कौन है? जो दोनों गेम्स खेलते हैं, बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। ये आउटलायर्स हैं, ये ना क्रिकेट खेलते ना हॉकी, हाँ कोई और गेम खेलते होंगे तो हम नीदर क्रिकेट नॉर हॉकी की वजह से नीदर कहेंगे। ठीक है, अब जब हम इन सारे वेरिएबल्स को मिलाकर एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, ये क्रिकेट खेलने वाले प्लस ये हॉकी खेलने वाले। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कुछ लोग जिनका नाम क्रिकेट की टीम में भी था, उनका नाम हॉकी की टीम में भी था, वो डबल काउंट हो गए, इधर भी ऐड हो गए और इधर भी ऐड हो गए। तो जो दो बार ऐड हो गए हैं उनको हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस वो लोग जो दोनों में हैं बी। तो जब भी दोनों में जो होते हैं जिसको इंटरसेक्शन भी कहा जाता है वो हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है ताकि वो जो इजाफी एडिशन हुई है वो ख़त्म हो सके। ठीक है, अब कौन बच गए? जो ना क्रिकेट खेलते ना हॉकी खेलते हैं, नीदर। ज़ाहिर है क्लास का तो हिस्सा है ना, तो इनको भी ऐड कर लेंगे हम। तो जो दोनों में से किसी में भी ना हो उनको हम ऐड कर लिया करते हैं। क्या आ गया टोटल? तो जनरलाइज कर देता हूँ मैं इक्वेशन को कि ये वो लोग हैं जो ग्रुप 1 में हैं और ये वो लोग का ग्रुप 2 में है जो लोग, माइनस वो लोग जो इन दोनों ग्रुप्स में हैं, इन डबल काउंट हो गए हैं, प्लस वो जो नाइस ग्रुप में है नाइस ग्रुप में है इधर। तो ये टोटल इक्वल हो जाएगा। ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है जो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। एक दो बातें छोटी छोटी मजीद बताता चलूं। अगर ये सारी की सारी वैल्यूज परसेंटेज में दी हुई हों तो टोटल हमेशा 100% आएगा, और अगर ये सारी की सारी वैल्यूज फ्रैक्शंस में दी हुई हो 1/3, 5.7 और समथिंग, तो टी की जगह हमेशा 1 आएगा। और अगर इनकी वैल्यूज दी हुई हो तो फिर तो ज़ाहिर है कैलकुलेट करने की बात होती हो सकती है। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये मैथ्स में पास हैं, ये इंग्लिश में पास हैं, तो ये दोनों में पास हैं, और ये दोनों में से किसी में भी पास नहीं हैं। लेकिन क्वेश्चन यूं नहीं कहेगा, क्वेश्चन कहेगा फेल इन बोथ। तो अब जो बोथ का वर्ड है वो देख के उसको यहां मत लिख दीजिएगा, वेरी केयरफुल। मैथ्स में पास, इंग्लिश में पास, दोनों में पास, दोनों में फेल, यानी ना इसमें ग्रुप में है ना इस ग्रुप में है, वो इधर आ गया। अच्छा ये यूं भी हो सकता था कि मैथ्स में फेल है, ये इंग्लिश में फेल है, तो ये दोनों में फेल हैं, और फिर ये दोनों में पास हैं। इट्स नॉट अबाउट पास और फेल, इट्स अबाउट व्हाट इज इन ग्रुप 1 and 2 एंड व्हाट इज नॉट इन ग्रुप 1 and 2। ठीक है, तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट। सही है, तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम क्वेश्चंस करें। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो पहले हम परसेंटेज के क्वेश्चंस कर चुके हैं 10 तक, उनसे आगे 11th क्वेश्चन है। क्वेश्चन है in the examination 75% of the candidates passed in English and 65% in mathematics. 15% failed both in English as well as in mathematics. 495 candidates passed in both the subjects. Find the total number of candidates who took the examination. तो आप राइट अवे वैल्यूज पुट करने लगेंगे। 75% इंग्लिश पास हैं और 65% मैथमेटिक्स में पास हैं। आप यहाँ टी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ना भी लगाएंगे तो फिलहाल काम चल रहा है। और दोनों में जो फेल हैं वो जाहिर
है n दिया हुआ है आपको, ठीक है। जो b है वो दोनों में पास है, वो नहीं दिया हुआ, परसेंटेज की फॉर्म में नहीं दिया हुआ। और जो दोनों में पास नहीं है यानी फेल है, वो दिया हुआ है, वो प्लस कर देंगे और इक्वल टू 100%। अब आप b के लिए इसको सॉल्व कर देंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 155 हो जाए, और ये प्लस का 100 इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू ये b यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 55% आ रहा है b, यानी 55% ऑफ टोटल क्लास। ये टोटल क्लास है का 55% स्टूडेंट्स वो हैं जो दोनों में पास यानी बी हैं। बी की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 495। टोटल जो 55% बचे हैं टोटल का वो 495 हैं। आपको बताना है टी की जगह क्या होना चाहिए या एक्स होना चाहिए, बात है। 495 या 55 अपॉन 100 हो जाएगा 100 अपॉन 55। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 11 का टेबल 5 टाइम्स, 11 4 5 5 9 इज इक्वल टू 900। मतलब टोटल 900 स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, in the examination 52% of the candidates failed in English, 43% failed in mathematics, 17% failed in both. Find the percentage of those who passed both the subjects. तो ग्रुप 1 के जो लोग हैं प्लस ग्रुप 2 के जो लोग हैं माइनस जो दोनों में है प्लस जो दोनों में से किसी में नहीं है इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो कह रहा है कि 52% कैंडिडेट्स एक सब्जेक्ट में फेल हैं और 43% दूसरे में फेल हैं और 17% दोनों में फेल हैं। तो ये बी की वैल्यू है, यानी ग्रुप 1 में भी है और ग्रुप 2 में भी, और जो दोनों में नहीं है वो पास हैं। टोटल 100 होएगा। ये तीनों को आप सम कर लें, ये आ जाएगा 78 प्लस n। आप 78 को उस तरफ ले जाएंगे, 100% में से माइनस कर देंगे, आपके पास बचा n इज इक्वल टू 20। मतलब 22% जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों में से किसी में भी फेल नहीं हैं या दोनों में पास हैं, ठीक है। क्वेश्चन 13 है, इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास इन इंग्लिश, 5% in mathematics, 27% failed in both the subjects. The pass percentage is, तो आपको दिया हुआ है पहले 70% में पास हैं, फिर 65% दूसरे सब्जेक्ट में पास हैं, फिर 27% दोनों में फेल हैं यानी n दिया हुआ है, तो आपको b निकालना है, ठीक है। 70% प्लस 65% माइनस b आपको निकालना है और प्लस 27% आपको दिया हुआ है इज इक्वल टू 100% हो जाएगा, ठीक है। आप इन तीनों को ऐड कर लें, 5 and 7 12, 7 6 13 and 2 162% माइनस b इज इक्वल टू 100%। b उस तरफ चला जाएगा, 100 इस तरफ आ जाएगा, 162% में से 100% माइनस करेंगे, 62% जो स्टूडेंट्स हैं वो b हैं यानी दोनों में पास हैं, यानी दोनों में से किसी में भी फेल नहीं है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन एन एग्जामिनेशन एवरी कैंडिडेट टुक साइंस और सिविक्स और बोथ 65.8% took science and 59.2% took civics. The total number of candidates was 2000. How many took both? जब भी वो कहे every candidate took something और every candidate
passed in one of the subjects or every candidate participated in one, तो इसका मतलब नीदर कुछ नहीं है, हर एक ने कुछ ना कुछ में पार्टिसिपेट किया है ना, तो इसलिए n 0 कर देंगे। जब भी वो बोलेगा एवरी कैंडिडेट की बात आएगी तो आप n 0 कर देंगे, ठीक है। तो इस केस में n तो 0 हो जाएगा। बाकी चीज़ें हम लिख लेते हैं कि 65.8% एक में पास हैं, प्लस 59.2% दूसरे में पास है, दोनों में जो पास है नहीं पता, n 0 है, इज इक्वल टू 100%। टोटल परसेंटेज में हमेशा 100% होता है। अभी 2000 लिखने का वक्त नहीं आया, ओके। आप चाहें तो इनके साथ t लिख सकते हैं सब परसेंटेज के साथ, चाहे तो यार ऐसी थी। 8 और 2 10 हो गया, 9 5 14 1 15 5 6 11 और 1 12, 125, 100 इधर ले आएंगे आप और b उस तरफ ले जाएंगे, तो हो गया 25% जो है वो दोनों में है, यानी 25% टोटल स्टूडेंट्स का जो है वो दोनों सब्जेक्ट्स में, ठीक है, पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेकिंग साइंस और सिविक, दोनों सब्जेक्ट्स ले रहे हैं 25% लोग टोटल का, और टोटल लोग कितने हैं 2000, तो 2000 का 25% कितना हुआ 1/4 500, दैट्स इट। अब पहले क्वेश्चन जो आए थे उसमें आपको बोथ की वैल्यू दी हुई थी, टोटल की मांग रहा था, अब आपको टोटल की वैल्यू दी हुई है, हैव टू बी केयरफुल कि आपको कब कहाँ क्या करना है, ठीक है। तो 25/100 मल्टीप्लाई बाय ये 2000 है, इज इक्वल टू 5 4 और 4 5, तो 500 स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। At an examination, every candidate took physics or chemistry. 74.6% took physics and 49.4% took chemistry. The total number of candidates was 2500. How many took both physics and chemistry? अब आपको B की वैल्यू बतानी है और T की वैल्यू दी हुई है, सेम क्वेश्चन है जो हम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि 74.6% एक सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट किया है, प्लस 49.4% ने दूसरे में पार्टिसिपेट किया है, बी हमें नहीं पता, एन ज़ाहिर है 0 है क्योंकि एवरी कैंडिडेट इज पार्टिसिपेटिंग इज इक्वल टू 100%, ठीक है। बी लगाना चाहें लगा लें वरना एंड में लगा लेंगे। 6 और 4 10 0, 9 और 4 13 और 1 14, 7 और 4 11 11 12, 124% माइनस 100% इज इक्वल टू डी। तो 24% जो स्टूडेंट्स हैं टोटल में से वो दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल जो आपके पास 2500 हैं उनका 24% हम निकाल लें तो आपको बी मिल जाएगा। तो सॉल्व करेंगे आप, आपका आंसर आएगा 600, यानी कि 600 जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। आगे हमारे पास जो परसेंटेज के प्रॉब्लम्स हैं वो इलेक्शन से रिलेटेड हैं। इलेक्शन के क्वेश्चंस जब आते हैं तो भी थोड़ा सा इशू आता है, तो देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। फॉर एग्जांपल मैं और आप compete कर रहे हैं एक इलेक्शन में, दो ही लोग हैं, आपने 60% वोट्स लिए हैं तो मैंने कितने लिए हैं 40%, जाहिर है, ठीक है। आपने 60% वोट्स लिए तो मैंने 40% वोट्स। तो अब ये बताएं कि आप कितने परसेंट से जीते हैं या मैं कितने परसेंट से हारा हूँ। अगर आपका आंसर है कि आप 60% से जीते हैं तो आपका आंसर गलत है। देखें, आपने 40 रन बनाए, मैंने 35 रन बनाए, तो आप कितने रन से जीते हैं 5 रन से जीते हैं ना। तो जो डिफरेंस होता है वो होता है ना इतने से जीते हैं। तो अब आपने 60% वोट्स लिए, मैंने 40%, तो आपने कितने ज़्यादा लिए 20%, तो आप 20% वोट से जीते। दोनों का डिफरेंस दिया जाता है, आपने 60% वोट्स लिए, मैंने 40%, तो आपने 20% ज़्यादा लिए, तो मेजॉरिटी है वो 20% की आपके पास, ठीक है। और उसी से आप जीते हैं 20% से, और मैं 20% से ही हारा हूँ।
एक ही बात है, डिफरेंस। तो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। In an election where there are only two candidates, one who gets 43% of the votes is rejected by a majority of 420 votes. The total number of votes polled is, एक ने 43% वोट्स लिए टोटल से, तो जाहिर है दूसरे ने 57% लिए टोटल का। एक ने टोटल का 43% वोट्स लिए और दूसरे ने टोटल का 57% वोट्स लिए, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया? 14%। 14% वोट से ये जीता है और 14% वोट से ये हारा है, एक ही बात है, ठीक है। 14% ऑफ टोटल इक्वल टू, और कितने वोट से जीता है या हारा है? 420, बताया हुआ है क्वेश्चन। तो ये जो 14% वोट्स है ना टोटल का, ये 420 के इक्वल है। तो कितने वोट्स हों जिनका 14% 420 आए, यानी टी आपको निकालना है या एक्स जो भी कहें आप, तो ये 14/100 है, उधर जाके 100/40 हो जाएगा। 3 3 42, दैट मीन 3000 वोट्स टोटल पोल हुए थे। हो जाए बात? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है बिल्कुल, ठीक है, तो हम वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17. At an election, a candidate secured 40% of the votes, but is defeated by the other candidate by a majority of 298 votes. Find the total number of votes recorded. एक ने 40% वोट्स लिए हैं, वही जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया आपसे बात, और ज़ाहिर है दूसरे ने 60% वोट्स लिए, तो 20% वोट्स जो टोटल की वो जीता है, ठीक है, और वो है 298। तो टोटल वोट्स आपको बताने हैं कितने थे। 20/100, 100/20 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 1490 जो थे वो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो पोल किए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है इलेक्शंस का क्वेश्चन ही, लेकिन वैलिड और इनवैलिड का थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। क्वेश्चन कह रहा है, in an election 4% of the votes cast are invalid. A candidate gets 55% of the valid votes and wins the election by 240 valid votes. Find the total number of votes cast. तो देखें 4% वोट्स तो इनवैलिड हैं, उनको आप छोड़ दें, बाकी 96% पे बात करनी है। अब 96% आपके लिए 100 का काम कर रहे हैं, 96% ही आपके लिए 100 है। अगर 96% वोट्स हैं, उनका फिर आधा आधा या दोनों ने लिया होगा, 60-40 लिया होगा, 30-70 लिया होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें आप, वो माना तो 100 ही जाएगा ना। तो इसलिए अब आप वैलिड वोट्स की बेस पे काम करें, वैलिड को 100 अस्यूम, ठीक है। तो एक कैंडिडेट ने जो है 55% वोट्स लिए, वैलिड का 55% ऑफ वैलिड, तो जाहिर है दूसरे ने 45% ऑफ वैलिड लिया, ठीक है। और इनवैलिड कितने हैं? 4% टोटल का, और वैलिड जाहिर है होंगे 96% टोटल का। इनको आप फिलहाल साइड पे रखें। अब आप 55% ऑफ वैलिड एक ने लिए हैं, 45% ऑफ वैलिड दूसरे ने लिए हैं, कितना डिफरेंस है? 10% का। तो इसका मतलब 10% ऑफ वैलिड वोट से वो जीता है, दैट इज 240 वोट से वो जीता है। यहाँ से आपको वैलिड वोट्स मिल जाएंगे पहले, ठीक है। 10/100 को उस तरफ ले जाएंगे आप, 100/10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2400। इसका मतलब आपके 2400 वैलिड वोट्स, और वैलिड वोट्स टोटल का 96% है, तो वैलिड इज इक्वल टू 96% ऑफ टोटल वोट्स। वैलिड है 2400, तो 2400 96% होंगे किसका, ये बताना है, ठीक है। 96/100 इस तरफ ले आएंगे, 100/96 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 24 का टेबल 96 के 4 टाइम्स जाता है, और 2400 पे ज़ाहिर है 100 बार जाएगा,
24 4s are 24 hundreds are 4 25s are, इसका मतलब टोटल 2500 वोट्स पोल हुए, रिकॉर्ड किए गए। ठीक है, क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है, इलेक्शन से रिलेटेड है और वैलिड इनवैलिड इन्वॉल्व है। ठीक है, इन एन इलेक्शन 4% ऑफ द वोट्स कास्ट, क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी, an election contested by two, the winner secures 60% of the valid votes and wins by a majority of 684 votes. If 95% of the votes were valid, what was the number of invalid votes? जी, पहले टोटल वोट्स मांगे थे ना पिछले क्वेश्चन में, अब वो इनवैलिड मांग रहे हैं। तो जब टोटल निकल जाएंगे तो इनवैलिड भी निकल जाएंगे। तो टोटल का कितने परसेंट? 5%, ये तो इनवैलिड है, तो टोटल निकालने ज़रूरी है। सिमिलरली बिल्कुल उसी मेथड से आप टोटल वोट्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो 60% ऑफ वैलिड एक ने लिया है, तो जाहिर है 40% ऑफ वैलिड दूसरे लिया होगा। अच्छा, वैलिड कितने हैं? 95% है टोटल का, इनवैलिड कितने होंगे? 5% टोटल का। 20% का डिफरेंस आ रहा है, 20% ऑफ वैलिड से ज़्यादा है, जो इक्वल है 684, इक्वल है 684 के। तो आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट वैलिड निकाल लें, आप चाहें तो वैलिड की जगह 95% टी पुट कर दें। ये मेथड ऑफ 95% टी इज इक्वल टू डायरेक्ट टी आ जाएगा, एक ही बात है, दोनों मेथड ठीक। 95/100 100/95 हो जाएगा। आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स बहुत अच्छे आने चाहिए, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कोशिश करें अपनी क्विक मैथ की स्पीड बढ़ाएं, अपनी कैलकुलेशन पर वर्क करें। क्विक मैथ से रिलेटेड वीडियोस कुछ हैं मेरी, कुछ मैं और डालता रहता हूँ, तो फॉलो करें। टेबल्स याद करें, स्क्वायर्स याद करें, क्यूब्स याद करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 25 are 100, 5 19s are 95, 90s are 57, 114 19 6 are 114। तो टोटल वोट्स जो पोल हुए हैं वो 36 हैं, लेकिन उसने टोटल नहीं मांगे, उसने इनवैलिड मांगे है। तो इनवैलिड जो होंगे वो 5% हो जाएंगे टोटल का, यानी 3600 का। ये 5/100 मल्टीप्लाई बाय 3600 करेंगे, ये आ जाएगा 180 वैल्यू। ठीक है, आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंक्रीज, डिक्रीज और नेट इफेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है परसेंटेज का पार्ट है। ठीक है, यूजली स्टूडेंट्स को ये पार्ट बहुत कंफ्यूज करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी सैलरी 10% इंक्रीज़ कर दी जाए और फिर 10% डिक्रीज़ कर दी जाए, तो आपकी सैलरी पर नेट इफेक्ट क्या आएगा? तो अमूमन बच्चों का आंसर होता है कि नो इफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये एक गलत आंसर। सही आंसर क्या है उस पर हम आते हैं, लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये सही नहीं है, गलत है। ठीक है, इसके बाद ही आप उसकी लॉजिक सोचना शुरू करें। ठीक है, आइए ज़रा इस चीज़ को इलस्ट्रेट करते हैं। अगर आपकी सैलरी $100 है, आपने उसको 10% इंक्रीज़ कर दिया, तो कुछ बच्चों को 10% निकालने में बड़ा मसला हो रहा होता है, वो उसको प्रॉपरली कैलकुलेट करना चाहते हैं। आपको इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि 100 का 10% 10 है, 90 का 10% 9 है, 80 का 10% 8 है, 110 का 10% 11 है, 120 का 10% 12 है, और 125 का 10% 12.5 हो जाएगा, और 85 का 10% 8.5 हो जाएगा। तो आपको एक पॉइंट पीछे की तरफ आ जाना है जब भी आप 10% निकालें। है, तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है 10%।
2 लाख का 10% 20,000 हो जाए, बस एक पीछे ले आना है, एक जीरो कम, ठीक है। ओके, आपकी सैलरी $100 थी, उसका 10% हम इंक्रीज करने जा रहे हैं, ठीक है। 10% इंक्रीज करेंगे तो 100 का 10% 10 इंक्रीज होके सैलरी 110 हो जाएगी। देखिए अब आप 110 को 10% कम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 10% नीचे ले आएंगे आप, तो 110 का 10% 10 नहीं है 11 है, ठीक है। ये हिसाब 11 रुपीज़ आपकी सैलरी या डॉलर्स कम हो जाएगी, तो आपकी सैलरी 99 हो जाएगी, एक्चुअली 100 थी, तो आपकी सैलरी पे फ़र्क पड़ा है, कम हो गई है। अच्छा, अगर पहले डिक्रीज करें फिर इंक्रीज करें तो क्या होगा ये भी देख। आपकी सैलरी $100 है, आप उसको 10% डिक्रीज कर रहे हैं, एनी टाइम कम कर रहे हैं, तो ये हो गई 90। अब जब 90 को आप 10% इंक्रीज करेंगे तो 90 का 10% तो 9 होता है ना, तो 9 इंक्रीज होके ये अगेन 99 हो जाएगी। तो नो मैटर व्हाट यू डू, सैलरी आपकी कम ही हो रही है अल्टीमेटली, और सेम परसेंटेज से अमाउंट से कम, ठीक है। अब ये जो आपने 10% इंक्रीज करके 10% डिक्रीज की है तो सेम नहीं हुई है। अगर मुझे सेम करनी होती तो मैं क्या करता, तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर आपकी सैलरी 10% डिक्रीज कर दी गई है तो अब आप कितनी परसेंट इंक्रीज करें कि सेम हो जाए, या 10% इंक्रीज कर दी गई है तो कितने परसेंट डिक्रीज करें कि सेम हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको इंक्रीज दिया हुआ है तो आप इंक्रीज का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, और अगर आपको डिक्रीज दिया हुआ है तो आप डिक्रीज का फार्मूला यूज, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि आपकी सैलरी 10% इंक्रीज हुई है तो वो इंक्रीज वाली वैल्यू आप यहाँ लिखें इंक्रीज, और उसको डिवाइड कर दें 100 प्लस इंक्रीज से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा 10% सैलरी को कम किया जाए। अच्छा, अगर आपको डिक्रीज मिला हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही परसेंटेज मिली हुई होती है कि आपकी सैलरी 10% इंक्रीज हुई है, अब कितनी डिक्रीज की जाए, ठीक है। तो जाहिर है अगर आपकी सैलरी डिक्रीज हुई है तो आप डिक्रीज ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिक्रीज, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सैलरी को कितना इंक्रीज करना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 फार्मूला से हो जाएगा, यही बिल्कुल क्वेश्चन है। वो कह रहा है अलीज सैलरी वाज रिड्यूस्ड बाय 10%, in order to have his salary back to the original amount it must be raised by, तो आपकी सैलरी 10% डिक्रीज हुई है, ऊपर आप 10 लिखेंगे और नीचे 100 माइनस 10 का मतलब 90 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो से 0 100 को 9 से अगर आप डिवाइड करेंगे, 100 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 11 जा 9, 11 होल 1/9 तो हो जाएगी 11 होल 1/9%। आप 10% इंक्रीज कर रहे थे तो सफिशेंटली नहीं बढ़ रही थी सैलरी, सेम अमाउंट पे नहीं आ रही थी। अब आप 11.111% या 11 होल 1/9% इंक्रीज करेंगे तो आपकी सैलरी दोबारा 100 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 है, वो इस फार्मूला से हो जाएगा, ठीक है। 21 क्वेश्चन 21 कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ द कोल बी रेज्ड बाय 10%, by how much percent a man must reduce his consumption so as not to increase his expenditure। आप एक्सपेंडिचर को सेम रखना चाह रहे हैं, तो अगर एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी चीज़ कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर प्राइस बढ़े हैं 10% तो कंजम्पशन कितनी कम की जाए। अब यहाँ जाहिर है 10% कम करने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर बढ़ रही है चीज़ तो यहाँ पे लिखेंगे आप 10 लिखेंगे और डिवाइड बाय 10, 100 प्लस 10 ये 110 हो जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे, तो इससे 0 कैंसिल, 100 को 11 से आप डिवाइड करने जा रहे हैं, 100 को 11 से अगर आप डिवाइड करेंगे 11 9 1/11 9 1/11%, यानी 9 और समथिंग परसेंट आपको अपनी कंजम्पशन डिक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इतनी कंजम्पशन डिक्रीज कर देते हैं तो आपके बजट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपनी कंजम्पशन 10% कम कर देंगे तो ज़ाहिर है आपके बजट पे फ़र्क पड़ेगा, यकीनन आपके पास पैसे बच जाएंगे, बट क्वेश्चन ये नहीं कह रहा, ठीक है, आप कुछ नहीं बचाना चाहते, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले तीनों चारों क्वेश्चन बिल्कुल इन्हीं फार्मूला से होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, द प्राइस ऑफ शुगर हैविंग रिजन 60%, हाउ मच percent must a household reduce her consumption of sugar so as not to increase her expenditure। तो 60% राइज हुआ है, ओके, परसेंट राइज हुआ है, 60/160 कर देंगे आप प्लीज निकालने के। तो यही रूल यूज होता चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ओवर 8 300/8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 37.5%। वैसे ही आपको याद होना चाहिए कि 3/8 37.5% के इक्वल होता है। ये फ्रैक्शंस मैंने लिखवाई हुई हैं, तो इसी वीडियो में अवेलेबल होंगे। नंबर 23 कह रहा है, the price of sugar is raised by 20%, the percentage of consumption that a household has to decrease in order not to increase its expenditure। तो वही 20% रेज हुआ है, 20/120 कर देंगे आप और मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे, ये हो जाएगा 1/6। 1/6 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये 6.666 या 67% हो जाता है, या 16/2/3%। दोनों केसेस सही हैं, दोनों ही आंसर्स सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लेते हैं। 24 है, इफ द प्राइस ऑफ कोल बी रेज्ड बाय 40%, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट अ लेडी मस्ट रिड्यूस हर कंजम्पशन ऑफ द कोल सो एज नॉट टू इंक्रीज हर एक्सपेंडिचर। तो 40% रेज हुआ है, 40/140 कर देंगे आप, टाइम्स 100 कर देंगे, तो 0 से 0 2/7। 2/7 का मतलब होता है 28.57 है, या 28 होल 4/7%। आप जब 200 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको इतने परसेंट अपनी कंजम्पशन डिक्रीज करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी सही ऑप्शन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 भी कर लेते हैं साथ ही। क्वेश्चन भी सिमिलर है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज 30% अबव दैट ऑफ राइस, हाउ मच परसेंट इज द प्राइस बिलो दैट ऑफ शुगर। तो देखें, ये राइस है और ये शुगर है, तो राइस से जो शुगर है वो 30% अबव है, यानी कि आपने 30% इस चीज़ को इंक्रीज कर दिया। अब दोबारा उधर ही आना है तो कितने परसेंट डिक्रीज करेंगे, तो अभी हमने डिस्कस किया है इंक्रीज अपॉन 100 प्लस इंक्रीज, तो सेम रूल चलेगा, 30/130 आप कर 100 हो जाएगा, तो 300 डिवाइड बाय 30 आप करना चाहें तो 300 को 30 डिवाइड करेंगे, 13 2 20 और 13 39, 23 होल 1/30 आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ 30% डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेट इफेक्ट के क्वेश्चन हैं आगे दो। देखें, हमने पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें नेट इफेक्ट निकाला था, शुरू में मैंने आपको बताया था कि 10% इंक्रीज और 10% डिक्रीज का नेट इफेक्ट कैसे निकाला, तो वहाँ मैंने पूरा इलस्ट्रेट करके आपको बताया था $100 ज्यूम। अगर आप वो ज्यूम नहीं करना चाहते, डायरेक्टली देखना चाहते हैं कि नेट इफेक्ट क्या आ रहा है 2% का या 3 या 4% का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देख 10% इंक्रीज हो अगर कोई चीज़ और फिर 10% डिक्रीज हो जाए तो नेट इफेक्ट क्या आएगा। तो जब कोई चीज़ 10% इंक्रीज हो जाती है तो 110% हो जाती है, तो ये 110 हो गई। और अगर कोई चीज़ 10% डिक्रीज हो जाती है तो वो 90% हो जाती है। तो ये 10% इंक्रीज होके 110 हो गया और ये 10% डिक्रीज होके 90 हो गया, ठीक है। तो सॉल्व करके चेक कर ले आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए फिलहाल, तो हम इस परसेंटेज को आखिर वाले को रहने देंगे, बाकी सबकी जगह हम डिवाइडेड बाय 100
110 over 100 मल्टीप्लाई बाय 90%, 0 से 0 या 0 0, 11 9 जा 99। देखें रेफरेंस 100 होता है, आपको देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा और कितना कम है, तो आप इसको जो है 1% कम कर देंगे, 1% आपका डिक्रीज हो, ठीक है। तो आपका नेट इफेक्ट जो है वो 1% डिक्रीज है। अच्छा, अगर इसकी एक आध और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अगर 20% इंक्रीज किए गए हैं प्राइस किसी और सेल्स 10% डिक्रीज हो गई हैं, प्राइस 20% इंक्रीज किए हैं, सेल 10% डिक्रीज हो गई है, तो नेट इफेक्ट तो जाहिर है पॉजिटिव आ रहा है, तो कोई फायदा ही हुआ होगा, ठीक है। फायदा क्या हुआ होगा वो देख लेते, तो हम देखते हैं कि नेट इफेक्ट क्या है। ओके, 20% इंक्रीज 120 हो गया और 10% डिक्रीज 90% हो गया। 20% इंक्रीज 120 है और 10% डिक्रीज 90 है, तो क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज की फॉर्म में चाहिए, तो लास्ट परसेंटेज को रहने देंगे हम, 120 over 100 मल्टीप्लाई बाय 90, 0 से 0 और 12 9 जा 108, इसका मतलब 8% इंक्रीज हुआ है, नेट इफेक्ट 8% इंक्रीज होगा इस केस में, ठीक है। हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं इस नेट इफेक्ट से रिलेटेड। 26 है, इफ प्राइसेस आर रिड्यूस्ड 25% and sales increase 20%, what is net effect on gross receipts? 25% रिडक्शन है पहले और 20% इंक्रीज है। 25% रिडक्शन का मतलब ये हो गया 75%, 20% इंक्रीज का मतलब है ये हो गया 120%, हो जाएगा 75/100 मल्टीप्लाई बाय 120, 25 3s are 25 4s are 4 3s are 33s are 90, 90% का मतलब है 10% डिक्रीज आएगा नेट इफेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 30% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 30%, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द फाइनल प्राइस एज कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस। तो सेम क्वेश्चन है, 30% इंक्रीज है आपका और फिर 30% डिक्रीज है। जब 30% इंक्रीज है इसका मतलब है 130%, और जब 30% डिक्रीज है इसका मतलब है 70%, ओके। तो आप 130/100 कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 70% कर, 0 से 0 0 से 0, 13 7 जा 91%, 91% का मतलब है 9% डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 100 आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, a medical student has to secure 40% marks to pass, he gets 40 marks and fails by 80 marks, the maximum marks are, तो उसने 40 मार्क्स लिए हैं और 80 से रह गया है, तो इसका मतलब उसको टोटल 120 मार्क्स चाहिए थे, 40 उसने लिए हैं, 80 उसको मजीद चाहिए थे ना पास होने के लिए, तो इसका मतलब 120 जो मार्क्स है वो पासिंग मार्क्स है, यानी 40%, तो 40% जो है टोटल मार्क्स का वो हो जाएगा 120, तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे 40/100, 100/40 हो जाएगा, तो टोटल मार्क्स 300 हो जाएगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज के ऑलमोस्ट जितने कोशिश की है मैंने कि क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूँ, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मज़ीद जो हमारी वीडियोस आती रहें, अपलोड होती रहें, वो आप देखते रहें और मुस्तफ़ीद होते रहें, और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। और कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर एनी थिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच।